एक बार हम आपसे आपकी जर्नी जानना चाहेंगे क्योंकि आपको एविएशन में बहुत एक लंबा समय हो गया है। मैंने 2 एयरलाइन में काम किया है। एविएशन एक ग्लैमर इंडस्ट्री है। ऑल थिंग अबाउट पर्सनालिटी। कैबिन क्रू हो चाहे आप फ्लाइट डेक क्रू हो, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दुनिया ट्रैवल करते हैं। कैबिन क्रू में भी आपके 3 पोजीशंस हो जाएंगे। एक न्यू ज्वाइनी होता है जिसको कैबिन क्रू बोलते हैं हम। उनको थोड़ा वक्त हो चुका होता है, 5 ईयर्स 6 ईयर्स, सीनियर कैबिन क्रू हो जाता है। फिर जिनको थोड़ा और वक्त हो चुका होता है वो कैबिन क्रू इंचार्ज हो जाते हैं। ऑन बोर्ड कोई भी इमरजेंसी होती है तो जितना कैबिन क्रू को पता है उतना एक पायलट को भी नहीं पता होगा। टिकटॉक करके हम फ्लाइट पे चले गए, वो करते हैं अब, लेकिन थोड़ा वक्त देने के बाद इंडस्ट्री को। डीजीसी का एग्जाम जब दिया था ना, लिटरली आई वाज प्रेइंग कि भगवान प्लीज मैं पास हो जाऊँ। अगर अभी कोई स्कूल में है मान लीजिए या फिर कोई कॉलेज में है, अगर एयर इंडिया ज्वाइन करना है, आप प्लीज़ एयर इंडिया के बारे में पढ़ो पहले कि कंपनी कहाँ से आती है, कब स्टार्ट हुई है, इसके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, 10+12 डिग्री, फ्लुएंट इंग्लिश, प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी, व्हाट अटायर यू शुड वेयर एंड गो। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी को आता है एंड आप क्यों करना चाहते हो जॉब, तो आई थिंक यू विल क्रैक द इंटरव्यू। सो अभी आपने सैलरी की बात की तो मुझे अचानक याद आ गया कि यार लोगों के ये सवाल होते हैं 1.5 to 2 ऑल्सो पर मंथ आई एम सेइंग। वो मेरी फ्लाइंग पे डिपेंड करता है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज एनपीटी पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एविएशन एज अ करियर के बारे में, यानी कि एरोप्लेन की उड़ान और उसमें करियर की सारी बातें। और जब इतना खास पॉडकास्ट हो और हमारे स्टूडियो में कोई गेस्ट ना हो, नॉट पॉसिबल। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। प्लीज वेलकम प्रीति यादव। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति यादव है। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और लोगों तक ये मैसेज कन्वे करने के लिए, ताकि वो सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध पाएँ। थैंक यू सो मच। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन। बिल्कुल प्रीति, तो इससे पहले कि हम करियर के सारे पॉइंट्स पर बात करें, एक बार हम आपसे आपकी जर्नी जानना चाहेंगे क्योंकि आपको एविएशन में बहुत एक लंबा समय हो गया है। तो कैसी आपकी जर्नी रही है? ओके, एविएशन जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही अभी तक। मुझे 12 साल हो चुके हैं एविएशन में। मैंने 2 एयरलाइन में काम किया है। मैंने शुरुआत करा था स्पाइसजेट से एंड मैं चेन्नई बेस्ड थी वहाँ पे मोस्टली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होते थे। एंड देन आई स्विच्ड इन 2018 में मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया ऑन इंटरनेशनल बोइंग 777 फ्लीट पे। अभी तक की जर्नी बहुत ही वंडरफुल है एंड है थोड़े से चीज़ें ऊपर नीचे भी हैं। आप काफ़ी कुछ सीखते हो जर्नी में, क्योंकि हर शहर में जाना और हर चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और कैबिन क्रू को देखा जाए, कैबिन क्रू हो चाहे आप एक फ्लाइट डेक क्रू हो, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दुनिया ट्रैवल करते हैं। बिकॉज ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं उनके थ्रू आप अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग कलीग्स से मिलते हो, उनसे काफ़ी सारी आप अपनी कन्वर्सेशन शेयर करते हो, उनके लाइफ के बारे में जानते हो। देन आप ऑन बोर्ड काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि बहुत सारे गेस्ट होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत रूड भी होते हैं एंड मिक्स ऑल्सो। सो फार जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है। अभी आपने बताया कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, गेस्ट होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, हाँ, कुछ थोड़े से ख़राब, यानी कि थोड़े से रूड होते हैं। yes. तो पहले तो यही बताइए कि ये जो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने वाला एक टेक्निक है, वो एविएशन में कितना इम्पोर्टेंट है? वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक एविएशन एंड देन इन लाइफ ऑल्सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो ठहराव है ना, अगर आप कहीं भी उसको रखो तो लाइफ बहुत बैलेंस चलती है। एंड एविएशन वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप गेस्ट को भगवान मानते हो। ही इज़ ब्रेड एंड बटर, जो कि एक कहावत है इंग्लिश में। सो अगर वो कुछ भी कह रहा है आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, और अगर आप उनको कन्वे करना चाहते हो तो कहते हैं ना, बात करने का एक तरीका होता है। अगर आप उसको रूड में बोलोगे तो उसको मैसेज रूडली डिलीवर होगा, अगर आप प्यार से बोलोगे तो शायद आपकी बात वो समझ जाए। मोस्टली ऑन बोर्ड उनको सर्विसेज को लेके ही प्रॉब्लम होती है, ऐसा किसी का पर्सनल वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, अगर आप कंपनी के पार्ट हो, भले आप ग्राउंड में काम नहीं करते हो या बैक ऑफिस में वर्क नहीं करते हो, बट यू आर अ फेस ऑफ द एयरलाइन, सो आपको सुनना पड़ता है उनकी चीज़ें। जस्ट पोलाइटली सिंपथाइज देम, लिसन टू देम, एंड देन दे स्लोली ग्रेजुअली वो नॉर्मल हो जाते हैं। एंड जस्ट गो एंड एड्रेस देम, आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपकी जर्नी ठीक चल रही है। एंड देन दे एंड अप सेइंग इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो फार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है एंड मैं मोस्टली यही अप्लाई करती हूँ।
and flights also and life also. सो अभी जब आपने बोला कि फेस ऑफ द एयरलाइन, सो इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एविएशन का मतलब है सिर्फ एयर होस्टेस और पायलट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारे लोग एयरलाइन से जुड़े होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो एक बार हमारी ऑडियंस को ज़रा ये बताइए कि कौन कौन से जॉब रोल होते हैं कॉमनली जिसमें लोग अपना करियर बना सकते हैं। एयरलाइन बहुत ही देखा जाए तो बहुत वास्ट भी है और बहुत छोटी भी है। उसकी दुनिया बहुत छोटी है। आपको घूमते फिरते कहाँ से कौन दिख जाएगा, आप कहोगे अरे वी जस्ट मेट येस्टरडे। सो एविएशन का कुछ ऐसा हिसाब किताब है। एविएशन में बहुत सारे आपके रोल्स एंड होते हैं। ग्राउंड्स पे आपके बहुत सारे, ऑन ग्राउंड्स यू हैव गॉट लॉट ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। ऑन बोर्ड इन एयर में आपके 2 ही पोजीशंस होते हैं, कैबिन क्रू एंड पायलट। कैबिन क्रू में भी आपके 3 पोजीशंस हो जाएंगे। एक न्यू ज्वाइनी होता है जो उसको कैबिन क्रू बोलते हैं हम। देन जिनको थोड़ा वक्त हो चुका होता है, 5 ईयर्स 6 ईयर्स, सीनियर कैबिन क्रू हो जाता है। फिर जिनको थोड़ा और वक्त हो चुका होता है, जिन्होंने एक्चुअली में अप्स डाउन्स, मेडिकल हिस्ट्रीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, वो कैबिन क्रू इंचार्ज हो जाते हैं। सो ऐसे करके हमारी पोजीशंस होती हैं कैबिन में। कैप्टन्स का रोल, they just fly the aircraft. Of course, it's a very important role. मैं ये बोलना चाहूँगी, I'm sorry I said this thing, they just fly the aircraft. No, that is the most important thing. As in cabin wise, I'm saying. Cabin में cabin crew का काम क्या होता है? They generally take care of the services. And the most important thing जो कि सबको नहीं पता है, वो वहाँ पे क्यों होते हैं, ये मैसेज मैं ज़रूर डिलीवर करना चाहूँगी। ठीक है, हमारे एविएशन में अतिथि देव भावों का बहुत ज़्यादा ही कल्चर है। एंड स्पेशली आप सर्विस इंडस्ट्री में जब होते हो तो उसका कल्चर और हाईलाइट कर दिया जाता है कि अतिथि देव भाव, आपका गेस्ट आया है, आपको उसको खिलाना है, अच्छे से ग्रीट करना है, अच्छे से बैठाना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, मैं डिनाई नहीं करती, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी। अगर ऑन बोर्ड कोई भी इमरजेंसी होती है तो जितना कैबिन क्रू को पता है उतना एक पायलट को भी नहीं पता होगा। कैबिन क्रू ही ऐसी चीज़ है ऑन बोर्ड जिसको पता है कि एक मेडिकल इमरजेंसी से कैसे डील करना है। एक इमरजेंसी अगर होती है, आपकी लैंड इमरजेंसी होती है या वाटर इमरजेंसी होती है, उसका दरवाज़ा भी कैसे खुलना है ना, वो कैबिन क्रू को पता होगा। इवन पायलट विल रिस्पेक्ट एंड ही विल वेट कि कैबिन क्रू कैसे इस चीज़ को ओपन करेगी या हाउ थिंग्स विल गो। हमारी अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, हर एक चीज़ की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं जिसको हमें सच में वक्त देना पड़ता है। ज्वाइनिंग के बाद आप अंडरगो जाते हो ट्रेनिंग के, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपकी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। ऐसा नहीं है लोगों को लगता होगा जस्ट रेडी हो गए बहुत सुंदर से एंड टिकटॉक करके हम फ्लाइट पे चले गए, वो करते हैं अब, लेकिन थोड़ा वक्त देने के बाद इंडस्ट्री को। जैसे कि हम जब ट्रेनिंग्स ख़त्म कर लेते हैं, उसमें इतने एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कितने बच्चे फेल होते हैं। सच में इतना डर ना 12th के एग्ज़ाम में नहीं लगा होगा मुझे जितना मैंने DGCA का एग्ज़ाम जब दिया था ना। लिटरली आई वाज प्रेइंग कि भगवान प्लीज़ मैं पास हो जाऊँ। सो दैट जर्नी इज़ लिटिल, इट्स नॉट वेरी ईजी ऑल्सो, इट्स नॉट वेरी टफ ऑल्सो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे लेना चाहते हो। सो दिस इज़ हाउ द जर्नीज एंड द अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर सो फार। सो अभी आपने बोला कि आपको बहुत डर लग रहा था, एग्ज़ाम देना पड़ा था एग्ज़ाम्स के लिए। सो हम ना एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं, अगर अभी कोई स्कूल में है मान लीजिए या फिर कोई कॉलेज में है और उनका सपना है कि भाई मुझे एयरलाइन से जुड़ना है और मुझे कैबिन क्रू बनना है, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। एक बहुत सारे लोगों का एक ख्वाब होता है कि भाई मुझे तो जाना है, बिल्कुल होता है, एयरलाइन के साथ जुड़ना है। तो आप मुझे एक बार बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से बताइए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, पहले क्या करना होगा, कैसे खुद को तैयार करना है, अगर कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए क्या कुछ पढ़ना होगा, सिलेबस क्या हो सकता है। और हाँ, मुझे एक बार इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आप जहाँ से आप अपनी सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, जहाँ से आप अपनी डिग्री लेते हैं, उसके बारे में भी एक बार ज़रूर हाईलाइट करिए। डेफिनेटली। सो आई थिंक आई एम सेटिंग द राइट एग्जाम्पल फॉर योर क्वेश्चन, आपके सवाल के लिए, बिकॉज मैं भी एक छोटे से शहर से आती हूँ। आई डोंट नो अभी मेरा ये मैसेज डिलीवर किस तरीके से होगा टू द जनरेशन, बट मैं भी एक बहुत छोटी जगह से आती हूँ। आई कम फ्रॉम गोरखपुर एंड मेरा भी एक ड्रीम था ये। ऐसा नहीं हुआ कि मैं बस उठ के आई एंड देन आई गेव अ इंटरव्यू एंड जस्ट हो गया। मैं एक कैबिन क्रू बनना चाहती थी और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने अभी तक इस चीज़ को 12 इयर्स हो गए और अभी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैंने अपना 10+12 किया
इन साइंस एंड देन मुझे ये फीलिंग आई कि ओके मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री ज्वाइन करना है। ग्लैमर एविएशन एक ग्लैमर इंडस्ट्री है एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लैमर इंडस्ट्री है। एविएशन ग्लैमर इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए नहीं आपकी। बेसिकली इट इज़ ऑल थिंग अबाउट पर्सनैलिटी। 10+2 डिग्री व्हाट दे लुक फॉर। आई डिड माई ग्रेजुएशन करने के बाद मैं लखनऊ जैसे शहर में आई। वहाँ आने के बाद मैंने थोड़ा फिडल किया कि इसमें कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। तब उस वक्त में 2009 में अखबारों में छपा करता था इंटरव्यूज़। इतना थिंग्स वर नॉट दैट प्रो ऑन नेट ऑल्सो। अखबारों में निकला करता था एंड देन धीरे धीरे सर्वे किया करते थे कि उसके इंटरव्यू कहाँ चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको किसी इंडस्ट्री में जाना है, जाने के लिए पहले आपको उसको सर्वे करना पड़ता है कि ओके फॉर एग्जांपल किसी को एयर इंडिया ज्वाइन करना है। अगर एयर इंडिया ज्वाइन करना है आप प्लीज़ एयर इंडिया के बारे में पढ़ो पहले कि कंपनी कहाँ से आती है, कब स्टार्ट हुई है, उसके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कंपनी में कौन स्पेस CEO है, कौन उसके बड़े बड़े लेवल्स पे है, उसकी हायरार्की क्या है, व्हाट position they are open with. Then for personality what they actually look for 10+12 degree, fluent English, presentable personality, you are good with your gestures. Okay, rest they teach you in training also. Okay, then interviews के अलग अलग होते हैं levels। उसमें आप there are 3-4 rounds of interview जो कि आपको जाना पड़ता है। अब उसमें एक पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशंस भी होता है। देन देयर आर हाइट वेट चेक ऑल्सो। देन देयर इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ रीचिंग द हाइट ऑल्सो। हर एक एयरलाइन का अलग होता है, उसमें डिपेंड करता है आप एमिरेट्स जाना चाहते हो, कतर जाना चाहते हो, एयर इंडिया जाना चाहते हो, स्पाइस जाना चाहते हो, इंडिगो जाना चाहते हो, एवरीथिंग अप टू यू। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले आप जस्ट गो थ्रू द सर्वे ऑफ व्हाट दे नीड एक्चुअली एंड देन यू कैन गो अहेड। देन उसमें आपके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे देन व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एज एन अटायर, व्हाट अटायर यू शुड वेयर एंड गो। देन यू गो अहेड विथ योर इंटरव्यू एंड देन नॉर्मल क्वेश्चंस। जो पहला सवाल हर कोई करता है, इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ एंड देन यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ दैट यू कम फ्रॉम वेयर, हु आर यू एंड व्हाट यू कैन डू। बेसिकली जो अगर ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी को आता है एंड आप क्यों करना चाहते हो वो जॉब, तो आई थिंक यू विल क्रैक द इंटरव्यू। इट्स नॉट दैट टफ। और उसके बाद फिर जब आप अगर कोई, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं। येस, आई एम सॉरी आई मिस दैट पॉइंट। येस, बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन अब इतने नहीं हैं जितने 2009, 10, 11 में हुआ करते थे। 2008, 9, 4 साल आई थिंक देयर वाज आहा, देयर वाज फ्रैंकफिन अभी भी है। बट तब के लिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से आई डोंट थिंक सो अब वो चीज़ वर्थ इट है ज्वाइन करना। हाँ, वर्थ इट है उनके लिए जो एक्चुअल में बहुत छोटे शहर से आते हैं, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं एक इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़। अगर आप सच में किसी चीज़ से बहुत कॉन्फिडेंट हो देन तो यू विल गो लाइक दिस इन एविएशन। अदरवाइज़ अगर आप बहुत सहमे हो, बहुत डरे हो, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर कोई गेस्ट आया, कोई भी आया, आपसे एकदम से क्वेश्चन भी कर दे, आपको पता होना चाहिए हाउ टू टैकल द सिचुएशन। फ्रैंकफिन फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट कोटिंग एनी इंस्टीट्यूट बट येस, इफ़ यू गो थ्रू विद दिस इंस्टीट्यूट, इसमें क्या सिखाते हैं? मेनली आपको सिखाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस। आपको 2-4 कोर्स मिक्स कर देंगे कि ट्रैवल्स का कोर्स कर सकते हो आप, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर सकते हो आप, एविएशन का भी कोर्स कर सकते हो। मैं ये क्यों बता रही हूँ? बिकॉज ये सर्वे भी मैं कर चुकी हूँ कि ये क्या क्या कोर्सेज कराते हैं और क्या क्या किसके अलग अलग चार्जेस है। 2009 में मैंने किया था ये सर्वे, जिससे मुझे पता चला था उनका कुछ 12 मंथ्स का या 11 मंथ्स का कोर्स था। उसमें हॉस्पिटैलिटी भी कवर किया उन्होंने एंड देन एविएशन भी कवर किया, टूर एंड ट्रैवल्स भी कवर किया एंड देन कुछ कंप्यूटर क्लासेस भी कवर किए, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, दैट वाज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि फिर मुझे लगा कि नो इट्स नॉट वर्थ इट। अब की जो जनरेशन है, आई थिंक
दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड अ लॉट, विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो, बहुत अच्छी बात है। पहले हमें इतना सोर्स नहीं था, हमें इतना एक्चुअली इतना थॉट प्रोसेस नहीं था तब के टाइम पे। एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल एंड ईजी, अभी भी है सिंपल एंड ईजी, बट वो बहुत प्रोएक्टिव है। डिजिटल हो गया। हाँ, हर चीज़ बहुत डिजिटल हो चुका है, वो बहुत प्रोएक्टिव है, हर चीज़ बहुत ईजिली कैच कर लेते हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट अगर आपको एविएशन में जाना है तो आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ही करना है। हाँ, अगर आपको कुछ लैक लगता है कि हाँ यू आर लैकिंग इन दिस थिंग, आप वो पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर लो। बेसिकली इट इज़, आई वुड सजेस्ट किसी को कोर्स के लिए जाना है तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। रेस्ट आपको इंग्लिश आती है, आप प्रेजेंटेबल हो, आपको अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करने आता है, आप कॉन्फिडेंट हो, देन इट इज़ वेरी इजी। बिकॉज एविएशन ज्वाइन करने के बाद भी आपकी अलग से 3 महीने 4 महीने, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, अगेन आई एम सेइंग, आपकी ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग बहुत ही अलग है। यानी कि आप कह रही हैं कि बिना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए भी आप जा सकते हैं। बस आपको क्या है कि नज़र रखनी है वेबसाइट पर जहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल रही है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस पर वर्क करें, और उस पर बहुत ईजिली वर्क किया जा सकता है। बिकॉज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, एज इन ऑन द डिजिटल थिंग्स प्लेटफॉर्म, यू कैन जस्ट गूगल इट एंड यू कैन लर्न इट। ओके, सो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया है कि ज्वाइन कैसे करना है। अभी आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि उसमें हॉस्पिटैलिटी का भी ऑप्शन होता है, टूर एंड ट्रैवल का भी ऑप्शन होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई कैबिन क्रू ऑलरेडी है, उसने ज्वाइन किया है, बट लेटर ऑन प्लान चेंज होता है, लगता है कि नहीं यार दिस इज़ नॉट फॉर मी और मुझे फील्ड चेंज करना है, तो क्या एयरलाइन के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि वो अपनी फील्ड को चेंज कर ले? एयरलाइन के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि अगर आपने फ्लाइंग ज्वाइन कर लिया, आपने 2 साल 3 साल किया, ठीक है, बहुत लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट सर्विस। जब आप ऑन बोर्ड जाते हो तो वहाँ पे सच में एक कैबिन क्रू को भी यही लगता है कि ओके, हमें पता है कि मेरी जॉब क्या है, मैं यहाँ सेफ्टी के लिए हूँ, हमें हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है सेफ्टी। हम पहले जब ऑन बोर्ड जाते हैं हम इक्विपमेंट्स चेक करते हैं, सारी लोकेशंस चेक करते हैं, एयरक्राफ्ट का हर एक चीज़ फाइनली चल रहा है, हम वो चेक करते हैं। लेकिन डोर बंद होते ही पैसेंजर्स भी, गेस्ट भी वैसे ही बिहेव करते हैं, एंड वी ऑल्सो, क्योंकि हम आपकी सर्विस में हाजिर हैं, यू नो। एग्जैक्टली, इट इज़ गुड। सो बहुत लोग डिमोटिवेट थोड़े वक्त के बाद हो जाते हैं, और थोड़े वक्त के बाद बहुत लोगों को बहुत आइडियाज़ आ जाते हैं कि नहीं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ या इसमें अच्छी नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। फिर लोगों के पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, बिकॉज येस यू अर्न वेरी गुड इफ़ यू आर इन एविएशन, अगेन डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन। ऐसा नहीं है कि आप हर एयरलाइन में पैसे बनाते हो, आप करते हो, लेकिन हाँ 10+12 के लिए मैं बोलूँगी हर एयरलाइन में पैसे कमा लेते हो आप, बिकॉज 12वीं पास बच्चा आता है एंड आते ही आप 30+ अर्न करने लग जाते हो, तो इट इज़ वेरी अमेजिंग, यू नो। देन पीपल स्विच, अगर वो एविएशन में ही स्विच करना चाहते हैं तो कुछ ईयर्स हैं जो आपको स्पेंड करना पड़ता है, चाहे कंपनी के साथ और चाहे एविएशन में। आप थोड़े वो ईयर्स स्पेंड करने के बाद एंड देन आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरनल इंटरव्यूज़ भी आते हैं, जैसे मैं एयर इंडिया में हूँ तो अगर मुझे इंटरनल्स इंटरव्यूज़ आते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, ऑन ग्राउंड ड्यूटीज़ होती हैं, बैक ऑफिस ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत सारी इसमें आपके डिफरेंट देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, आप स्विच कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। बस आपको थोड़े ईयर्स का एक्सपीरियंस उसमें चाहिए होता है, वो ऑलरेडी मेंशन है, अगेन एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, यानी कि चांसेस हैं अभी भी yes, yes. कि वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं आराम से। सो अभी आपने सैलरी की बात की तो मुझे अचानक याद आ गया कि यार लोगों के ये सवाल होते हैं कि एविएशन में मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी जा सकती है, क्योंकि अभी आपने बोला कि हर एयरलाइन पर ये वेरी करता है। हाँ, सो अगर मैं थोड़ा सा आइडिया चाहूँ हमारी ऑडियंस के लिए कि कितने से शुरुआत हो सकती है और कितना तक जा सकता है, तो प्लीज़ एक बार वो मेंशन करें। आई वुड से करंटली वेल इट्स काफ़ी वक्त हो गया, जब मैंने 2014 में ज्वाइन किया था तब आई स्टार्टेड विद 30, यू नो, सो 2014 वाज लाइक बैक इन दोज टाइम। अगेन अगर आप इंटरनेशनल जाते हैं, एमिरेट्स, कतर एंड एनी अदर फ्लाई नासर, दुबई एयरलाइन यू ज्वाइन, तो उनकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलती हैं, जैसे कि एकोमोडेशन मिलता है आपको, फूडिंग, लॉजिंग, लॉन्ड्रीज, यू गेट देयर। बट मैंने भी एक इंटरनेशनल फ्लीट ही ज्वाइन किया है, विच इज़ मिक्सड बाय डोमेस्टिक एज वेल। ओके,
इट इज़ एक्चुअली डिपेंड ऑन फ्लाइंग, ठीक है, आप कितना फ्लाई करते हो उतनी सैलरी ड्रॉ करते हो. देयर इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट, येस, जो मेरी कुछ फिक्स्ड अमाउंट है जो मुझे आई गेट इट मंथली वाइज, बट देन इट गोज़ प्लस. वो मेरी फ्लाइंग पे डिपेंड करता है. अब मैं 40 आवर्स फ्लाई करूँ, 50 आवर्स फ्लाई करूँ, 60 आवर्स फ्लाई करूँ, या मैं 100 घंटे फ्लाई करूँ महीने के. एक्चुअली हमारी जो सैलरी या हमारा जो फ्लाइंग होता है वो घंटों के हिसाब से होता है. हम 365 डेज़ में 1000 घंटे से ज़्यादा हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके. तो जो इनका एक कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली निकालता रहता है, एज इन वो खुद से सेट करते रहते हैं कि ओके इस क्रू का इतना आवर्स हो गया है, इस क्रू का इतना आवर्स हो गया है. वो खुद से फिगर आउट करते रहते हैं. तो क्या इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट का अलग अलग है? येस, ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है. इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक का बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब आई वुड से अ लॉट. येस, एंड देन हाईएस्ट पेड जो सो फार आई हैव हर्ड इट इज़ कतर एंड एमिरेट्स, जो अच्छा पे करते हैं. इट कैन रीच टू 1.5 to 2 also पर मंथ. आई एम सेइंग. यस, सो क्या एक्सपीरियंस वाइज भी या फिर एक्सपीरियंस वाइज भी है एंड फ्लाइंग वाइज भी है. दोनों है, दोनों डिपेंड करता है आपने कितना वक्त दिया है. और जैसे उनके इंटरनल बहुत अपग्रेडेशंस होते हैं. जैसे कि मैंने कभी एमिरेट्स या कतर फ्लाई तो नहीं किया है, बट हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बताते हैं कि आप 3 साल देते हो, 4 साल देते हो, एंड देन उसके बाद आपको आपकी पोजीशन स्विच करने के लिए फिर आपकी ट्रेनिंग होती है. देन ट्रेनिंग के बाद देन आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी पोजीशन बढ़ती है. जैसे हमारे एयर इंडिया में क्या है अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया 18 में, फिर मुझे 5 साल के बाद ऑटोमेटिक मैं सीनियर कैबिन क्रू हो गई. देयर वाज नो सच ट्रेनिंग. उसमें ट्रेनिंग थी सिर्फ एक चीज़ की, जो कि होती है सर्विस की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमें थोड़ा और एनहांस किया जाता है, थोड़ा और पॉलिश किया जाता है कि आप ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सैलरी इट कैन बी 25 ऑल्सो, इट कैन बी लाख ऑल्सो, इट कैन बी 2 lakhs ऑल्सो. डिपेंड आपने कितना उसमें वक्त दिया है, कितना एक्सपीरियंस है, एंड हाउ विच एयरलाइन यू हैव ज्वाइंड. सो बहुत सारे लोगों का सपना होता है सीधे कि डोमेस्टिक तो ठीक है बट मुझे इंटरनेशनल ज्वाइन करना है. बिकॉज सबको पता है कि उसमें पैसे हैं. और इज इट पॉसिबल कि अगर किसी ने मतलब जो फ्रेशर है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. अब मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया जैसा कि आपको कोई भी एयरलाइन ज्वाइन करना है, कोई भी, मैंने ये नहीं बोला कि आपको इस उम्र में और इस वक्त पे आप ये एयरलाइन ज्वाइन करोगे. आपको कोई भी एयरलाइन ज्वाइन करना आप कर सकते हो. उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है 10+2 and good communication, good personality. Everybody is good in personality, but again हर तरीका होता है प्रेजेंट करने का, है ना, जो कि एनहांस हो जाती है कि पर्सनालिटी अच्छी है. दैट्स इट, एंड यू क्रैक द इंटरव्यू. और उसको ज्वाइन करने के लिए आप बस कंपनी के बारे में पढ़ो, नाइसली इंटरव्यू दो, जानो कि वो किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं. यू जस्ट गो रेडी. ऐसा मत जाओ कि मैं जाके देखती हूँ. वेल बहुतों का ऐसे भी हो जाता है, मुझे बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि मैं तो बस ऐसे ही आई थी, एंड देन क्योंकि मेरा ऐसा नहीं हुआ था. मैंने लिटरली 4.5 साल दिए टू बिकम अ कैबिन क्रू. मेरा ऐसा नहीं था कि मैं उठी एक दिन सुबह और मेरा मन हुआ, नहीं. मैंने अपने आप को बहुत प्लान किया, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस बैक इन दोज डेज, नाउ इट्स नॉट एनी मोर. मैं उस टाइम पे इतनी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी. और ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है. पीपल कमिंग फ्रॉम यूपी बिहार दे फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन दे कम इन अ मेट्रो सिटी. यू नो दे ट्राई एवरीवेयर. वेल आई एम नॉट हाईलाइटिंग, मैं किसी को ऐसा कुछ कह नहीं रही हूँ, बट इट इज़, ये सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. आई थिंक मैं वही कह रही हूँ, वरना शायद मैं ऐसा कहती नहीं. तो आप जब आते हो ना छोटे शहर से, तो आपको सच में बड़ी भी बिल्डिंग्स देखते हो ना, ऐसा लगता है कि अरे यार मैं ऐसी जगह पे कैसे मैनेज करूँगी. मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं आई थी. पहला शहर लखनऊ था मेरा, बट धीरे धीरे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, वो जज्बा था कि मुझे करना ही करना है. मैं घर से बाहर आई हूँ, चीज़ों को मुझे करना ही करना है. मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास. देन मैंने लिटरली, मेरे पास एक डायरी थी जिससे मैंने सारी एयरलाइन के बारे में लिख रखा था. या तो मुझे एयरलाइन करना है या मुझे किसी होटल में जॉब करना है. होटल में इसलिए जॉब करना है क्योंकि मेरे अंदर एक वो चीज़ थी, यू नो, सर्विस इंडस्ट्री,
मैच कर जाएगी। और एंड इन होटल इंडस्ट्री भी आप लर्न करते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न करते हो वहाँ पे, बिकॉज उनके भी एक तौर तरीके होते हैं जिसको आप अपनाते हो उस इंडस्ट्री में जाने के बाद, यू नो। सो येस, you don't need a very big degree for this, just degree about knowing the industry, and then आप easily interview crack कर सकते हो। जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे एक बात याद आ गई, मुझे किसी ने कहा था ऐसा कि कॉम्प्लेक्शन बहुत मैटर करता है जब आप एविएशन ज्वाइन करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात से राज़ी नहीं होती हूँ, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जिनकी डल कॉम्प्लेक्शंस होते हैं दे आर एक्चुअली द ब्यूटी। मुझे ऐसा लगता है, यू नो, द डार्क ब्यूटीज़ दे आर कॉल्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका टैलेंट भी मैटर करता है, आपका, अगेन मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, योर पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। रंग गोरा हो या काला हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड आई थिंक ये फ़र्क कहीं भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपकी खुद की एक वॉइस है एंड जो आप खुद को हाईलाइट कर सकते हो, तो आप भीड़ में भी दिखोगे। सो अभी जब पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक हाइट और वेट वाला yes, ये क्राइटेरिया एक्चुअली बहुत। तो एक बार हमें ये बताइए कितनी हाइट मिनिमम होनी चाहिए और वेट किस तरह का होना चाहिए? वेट इज एक्चुअली कंपनी की BMI चार्ट्स होते हैं, ओके। आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट एंड देन वेट एंड BMI, देयर इज 3 डिफरेंट थिंग्स। हाइट जो मैंने मिनिमम सुना है दैट इज 5'3" होनी चाहिए, विच इज़ इन इंडिगो आई बिलीव सो। एंड देन आर्म रीच बोलते हैं हमें, जैसे कि अगर आप हैट ट्रैक बंद करते हो तो आपका आर्म रीच कितना है। सो वो डिपेंड करता है, हर एक एयरलाइन का अलग अलग होता है। यानी कि जो बॉक्सेस होते हैं जहाँ आप अपना लगेज रखते हैं, उसको हैट ट्रैक बोलते हैं। हाँ, वहाँ तक कि आपके हाथ आर्म्स पहुँचना चाहिए। बहुत सारी कंपनी वो क्राइटेरिया नहीं भी रखती है, बट इंटरनेशनल मैंने जैसा कतर में पढ़ा हुआ है उसमें था 212 सेंटीमीटर्स। तो अब में उसमें होना चाहिए कि अगर आप बंद कर रहे हो तो ईजिली हो पा रहा है आपसे कि नहीं। इफ़ यू आर विदाउट हील्स समटाइम्स हैपन्स, सो दैट इज़ द क्राइटेरिया। अदरवाइज तो वेट अगेन आपकी, मैंने बोला आपके हाइट पे डिपेंड करता है, BMI के अकॉर्डिंग। वो कम ज़्यादा आपको कंपनी, अगर ज़्यादा है तभी कंपनी टाइम देती है, अगर सेलेक्ट हो गए हो आप और कंपनी आपको टाइम देगी, और अगर उनको नहीं रखना है तो फिर देन इवन इफ़ यू आर परफेक्ट they will just ask यानी you to कि आपको अपने खुद को ग्रूम करने के लिए समय मिलता है थोड़ा सा। अच्छा, अगर हम एयर इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ का क्या स्पेसिफिक है? एयर इंडिया सो फार अभी द रीसेंट इंटरव्यूज़ चार्ट आई हैवंट गॉन थ्रू। जब मैंने ज्वाइन किया था तब 2018 में, देन द क्राइटेरिया वाज यू नो द हाइट रिक्वायरमेंट वाज 5.4 you can join, and then good communication, the presentable personality, and उस समय पे एक एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, certain एग्ज़ाम्स होते थे वहाँ पे, and you have to go through the exams and then height weight check, and then उसके बाद you have to join it as in the normal interview PI round was there। तो उस वक्त पे तो ऐसा चल रहा था। अभी करंटली आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू टेल यू रिगार्डिंग दैट। ओके, सो एक बार हमारी ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि खुद को ग्रूम कैसे करना है, पर्सनालिटी का कैसे ध्यान रखना है और कम्युनिकेशन स्किल्स पर कैसे काम करना है, ताकि थोड़ा सा उन्हें आइडिया हो जाए। मतलब आपने जैसा बताया कि अभी वाली जो जनरेशन है वो सेट तो है, लेकिन एक थोड़ा सा अगर हमें एक्सपर्ट से पैरामीटर मिल जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मुझे ये ओहदा देने के लिए कि मैं एक्सपर्ट से, मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में। आप कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन करो, बीट एविएशन और एनी इंडस्ट्री, अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें तो आई वुड से बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि जनरेशन कर सकती है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ाई पढ़ी है तो अगर आप हिंदी मीडियम हो तो उनको बहुत स्ट्रगल होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। इट इज़ वेरी ईजी, ट्रस्ट मी। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है ये चीज़ को। यू बाय अ नॉवल, पढ़ने आए चाहे ना आए, उसको 10 बार पढ़ो। वो लाइन आप स्टार्ट करते हो समझ में नहीं आता है, जो हिंदी मीडियम से आते हैं बच्चे उन्हें समझ में नहीं आएगा। आप एक बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, आपको ज़रूर एक बार वो लाइन ज़रूर समझ में आएगी। अगर आपको वोकैब सीखने हैं, प्लीज़ आप न्यूज़पेपर लगवाओ, एवरीडे लगवाओ। कोशिश करो कि अगर आप घर में हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग विद एनी ऑफिस, और इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, अपनी टाइम्स फिक्स करो आप
कि मुझे 8 से 9 या 9 से 10 मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, नॉवेल्स पढ़ना है, फिर लिसन टू द इंग्लिश म्यूज़िक, लिसन टू द इंग्लिश मूवी वेरी केयरफुली। जो आपको शब्द नहीं समझ में आते हैं, प्लीज़ उसका एक नोट बनाओ, एक डिक्शनरी खरीदो, उसमें से उसका शब्द उसमें लिखो एंड प्लीज़ उसको अपनी ज़ुबान पे प्रैक्टिस करो इन फ्रंट ऑफ मिरर। इससे अच्छी इंग्लिश आप कहीं और नहीं सीख पाओगे जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, सच में। एंड देन आई थिंक दुनिया बड़ी बेस्ट चीज़ है लर्न करने के लिए हर एक चीज़ में, बिकॉज आप इतने डिफरेंट तरीके से लोगों से मिलते हो, आपको वो सामने वाला क्या क्या चीज़ सिखा जाती है। जैसे कि मैं जब US फ्लाई करना मैंने स्टार्ट किया, उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है ना, यू द US पीपल हैव वेरी डिफरेंट एक्सेंट। अगर आप हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बॉटल ऑफ वाटर दे दो, एंड देन दे कॉल इट कैन आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर। इट गोज सो फ्रीक्वेंटली दैट आप कंफ्यूज होते हो बोला क्या सामने वाले। तो आप बहुत गौर से सुनो किसी की बात, बहुत ध्यान से, बिकम अ गुड लिसनिंग भी स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर, आप किसी को बात का जवाब नहीं दे पाओगे प्रॉपरली। सो दिस इज़ ऑल थिंग्स विच विल रियली हेल्प फॉर द गुड कम्युनिकेशन। और जब जो चीज़ चाहिए होती है अगर मिलने लग जाती है, अगर आपको पता है कि हाँ आप ये चीज़ अच्छा करने लगे हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लग जाता है, यू नो। एंड देन जब कॉन्फिडेंस आने लग जाता है तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड हो जाती है, द पर्सनालिटी डेवलप्ड हो जाती है, एंड देन यू कैन गो वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। सो दिस इज़ व्हाट मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि किसी को पर्सनालिटी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी। मुझे लगता है कि अगर ऑडियंस ने हमारी नोट डाउन किया होगा तो उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने में। आई होप सो। सो थैंक यू प्रीति। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या जिनको ध्यान में रखना चाहिए जब आप एयरलाइन चुन रहे हो, या फिर आप किसी भी एयरलाइन के लिए जा सकते हैं? आप किसी भी एयरलाइन के लिए जा सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं सच बताऊं, जब मैंने एविएशन ज्वाइन किया था तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई एयरलाइन फिक्स नहीं था। मुझे बस ये था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। मुझे एक ही ड्रीम था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। कौन सी एयरलाइन है, क्या कैसे है, ऑफकोर्स इंटरव्यू के लिए मैं पूरा उसके बारे में जानती थी एयरलाइन के बारे में, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने स्पाइस ज्वाइन किया है या एयर इंडिया ज्वाइन किया है। हाँ, मैंने एक्सपीरियंस बहुत अलग रहे हैं दोनों एयरलाइन के, मैं ज़रूर बोलूँगी। उसमें मैंने साउथ इंडिया एक्सपीरियंस किया विच वॉज़ वेरी गुड, एंड एयर इंडिया मैंने अपना दिल्ली एंड देन डिफरेंट कंट्रीज़ जा रही हूँ वो भी एक्सपीरियंस किया, जहाँ से काफ़ी कुछ सीखा, विच धीरे धीरे मेरी भी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप्ड हुई, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट बॉर्न विथ डेवलप्ड पर्सनालिटी, है ना। आप हमेशा सीखते रहते हो, और फिर जब आपके सीनियर्स आपके आगे आते हैं तो लगता है अरे इन्हें आती है, मुझे नहीं आती है, कैसे किया होगा, तो आप उनसे भी पूछते हो कि कैसे किया होगा, एंड देन यू अप्लाई ऑन। यानी ये सीखने वाला प्रोसेस तो हर दिन चलता ही रहेगा, एंड आपको हमेशा रखना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तभी तो हम नई चीज़ें सीखेंगे। एंड आई एम समवन दैट कि मैं हर किसी से कुछ ना कुछ जो अच्छी चीज़ें होती हैं अपने पास रख लेती हूँ, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ थी। सो मुझे इससे थोड़ा सा ये मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या जो लो कॉस्ट एयरलाइंस होती हैं और जो प्रीमियम एयरलाइंस होती हैं उनमें काम करने में उनके एक्सपीरियंस में थोड़ा डिफरेंस होता है क्या? एक्चुअली आप देखिए तो इसमें डिफरेंट कुछ होगा तो यस, सैलरी वाइज द लो कॉस्ट एयरलाइन एंड द इंटरनेशनल एयरलाइन, दो ही एयरलाइन बोलते हैं लोग, एक डोमेस्टिक एक इंटरनेशनल। सैलरी वाइज थोड़ा डिफ़र कर सकता है, थोड़ी फैसिलिटीज़ वाइज भी ऑफ कोर्स डिफ़र कर सकता है, एंड द क्रू पैम्परिंग ऑल्सो, हम जो बोलते हैं कि बहुत सारी एयरलाइन क्रू के लिए बहुत कुछ करता है। अगर वो डिफरेंट स्टेज आ रहे हैं या ओकेजन्स आते हैं, दिवाली, होली, यू नो, ऐसी ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो अलग अलग कंपनी अलग अलग गिफ्ट्स या बोनस, या एक्चुअली वो एक माध्यम है, यू नो, एक अपने एम्प्लॉय को खुश रखने का, है ना, कि एम्प्लॉय भी कहे कि हाँ मेरी कंपनी बढ़िया है। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल ज़रा बताइए कि किस तरह का बोनस और किस तरह की चीज़ें बहुत लोग गिफ्ट्स दे देते हैं, बहुत एयरलाइन बोनस दे देती है। सो बोनस एज इन मनी वाइज बोनस हो जाता है, कोई कुछ मंथ की सैलरीज दे देते हैं,
कोई कुछ सर्टेन अमाउंट्स दे देते हैं, डिपेंड करता है अगेन एयरलाइन पे। सो अभी जैसे आप लोग इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं तो आपको स्टे करना पड़ता होगा, सो तब आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि आप होटल में स्टे करते हैं? बहुत ही वंडरफुल होता है वहाँ का भी एक्सपीरियंस, बिकॉज हम जितनी बार जाते हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, बहुत ऐसा कम होता है कि आप जानने वाले को मिलते हो। मतलब हम 15 क्रू जाते हैं, 16 क्रू जाते हैं, बोइंग 777 एक बड़ा ही जहाज़ है, तो अलग अलग सेट ऑफ क्रू होता है और आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली जो लोग नए पहली बार जाते हैं ना। जैसे जब मैं पहली बार जाना स्टार्ट किया मैंने 2018 में, ओ माय गॉड सुपर एक्साइटेड, मतलब कपड़े ये रखने हैं, जूते ये रखने हैं, बैग ये रखना है, एंड आप डिफरेंट जगह जा रहे हो। लैंड होते ही आप फटाफट फ्रेशन अप होके नहा वहा के आप नीचे मिलते हो। मतलब एक सर्टेन एरिया होता है जहाँ डिसाइड करते हो आप, और पूरी आइटनरी तैयार रहती है हर किसी की, हम यहाँ जाएंगे, एंड हमें वहाँ पे ऑफ कोर्स सिटी एंड कंट्री एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। बस हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन हमें जाना अलाउड नहीं होता है, बिकॉज हमारी टाइम फ्रेम सेट होता है, चेक इन एंड चेकआउट। हमें वेकअप कॉल भी दिया जाता है निकलने के पहले, एंड कभी ऐसा हो गया किसी ने अगर ऐसा किया तो वो किसी सीनियर को बता के जाता है, इन्फॉर्म करके जाता है, ताकि अगर अब दूर देश में हो, है ना, अब हर रूल्स आपको पता नहीं होती हैं, है ना, कुछ भी ऐसा हो गया कि आप कहीं फंस गए, अटक गए और नहीं आ पाए फ्लाइट के लिए, तो जो सीनियर कैबिन क्रू इंचार्ज होता है उसको पता होता है कि मेरा ये क्रू ये बाहर गया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी ज़्यादा नहीं 1 घंटे के रास्ते पे है, तो काफ़ी इंडियंस रहते हैं न्यू जर्सी में, है ना, क्रू जाता ही है एंड बोल देते हैं कि मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, उनके पास जाना है, ऐसे जाना है, क्या कभी कुछ मीठा ही ले आए खाने के लिए उनके, या वो उनको कुछ देना है अमेरिका से, तो हाँ मिलने चले गए लोग, तो वो इन्फॉर्म करके जाते हैं जस्ट इन केस अगर वापस नहीं आए, कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसको सीनियर कैबिन क्रू हैंडल करता है। ओके, तो मतलब इससे ये तो समझ में आ गया कि आप लोगों का जो शेड्यूल होता है वो बहुत हेक्टिक होता है। हाँ, इट इज़ वेरी हेक्टिक एक्चुअली। शुरुआत में पता नहीं चलता बिकॉज आप फुल ऑफ एक्साइटमेंट होते हो, है ना, जाने के लिए कि ये देखना है वो देखना है, और जब थोड़ा वक्त बीत जाता है, जैसे कि अब मुझे थोड़ा वक्त हो गया है, तो अब मुझे कोई बोले कि मैं पहले दिन ही बाहर चली जाऊँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं फर्स्ट डे अब पूरा रेस्ट करती हूँ एंड आई ईट। सेकेंड डे आप कुछ भी प्लान कर लो, शॉपिंग पे जाना है, घूमने जाना है, क्योंकि आपका स्लीप पैटर्न बहुत चेंज होता है। जैसे कि मैं सैन फ्रांसिस्को जब भी फ्लाई करती हूँ ना, वहाँ पे तो जाके मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। मैं बहुत सोती हूँ सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन जैसे ही मैं इंडिया आती हूँ ना, मतलब अगर मैंने 2 महीने बाद भी वो फ़्लाइट करी होगी ना, और मैं यहाँ वापस आने के बाद मुझे 15 से 20 दिन लग जाते हैं वापस नॉर्मल स्लीप पैटर्न में आने के लिए। मुझे नींद ही नहीं आती है इंडिया आने के बाद। तो मुझे जब भी सैन फ्रांसिस्को लगती है तब मुझे लगता है अरे अब मेरी फिर नींद ख़राब होगी 15 दिन की। तो जेट लैग जो चीज़ें होती है ना, स्पेशली आपको थोड़ा टाइम बीतने के बाद आपको समझ में आता है, शुरुआत में नहीं आता है। शुरुआत में लगता है हाँ एक्साइटमेंट में आप बहुत होते हो, बट वही है विद टाइम यू ग्रो, यू नो, अब बढ़ती दिन के साथ उम्र भी बढ़ रही है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि नो, द हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ या फिर आपके जानने वालों के साथ कि शेड्यूल बहुत हेक्टिक था और सोते रह गए, वेकअप कॉल रिसीव नहीं कर पाए? और मेरे साथ हुआ ही है। ओह शिट। तो प्लीज़ आप हमें हमारी ऑडियंस को अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि शेड्यूल ना बैक टू बैक फ्लाइंग कर रहे थे, तो मोस्टली आपको यहाँ पे रेस्ट मिलता है। आप इंडिया लैंड करने के बाद मोस्टली ये हो जाता है 3 days एंड देन बैक टू बैक फ्लाइंग में आप डिफरेंट जगह पे जा रहे हो। शिकागो, टाइम जोन अलग है सबका, शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, देन लंदन, यू नो, बहुत मिक्सअप हो जाता है। एंड आई वॉज डूइंग, आई थिंक वैंकूवर मेरी फ़्लाइट थी, ठीक है, एंड देन एकदम से कनाडा शिफ्ट हो गया, यूएस से देन कनाडा, एंड मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि बैक टू बैक फ्लाइंग में ना आपको रेस्ट कहीं का भी पता नहीं चलता है, चाहे आप इंडिया हो चाहे आप बाहर हो। बहुतों को पता, मतलब बहुत लोग नॉर्मलाइज कर लेते हैं, अगेन डिपेंड बॉडी टू बॉडी। या एग्जैक्टली। एंड देन मैंने सब कुछ रेडी करके मैं सोई, एंड अभी तक मेरी आदत है कि मैं फ़्लाइट पे जाने के पहले अपना सब कुछ रेडी रखती हूँ, एवरीथिंग ऑन द टेबल, दैट आई हैव टू वेयर दिस एंड दिस। दैट डे आई डिसाइडेड कि ओके मुझे ना नैप ले लेने दो, फ्लाइट लंबी है, थोड़ी देर में उठ के मैं रेडी हो जाऊँगी। एंड इवनिंग का डिपार्चर था हमारा,
ना मैंने कपड़े आयन किए, साड़ी पहनती थी, ठीक है, ना मैंने कपड़े आयन किए, ना ही मैंने अपना मेकअप सेटअप बॉक्स जो भी पाउच है मैंने बाहर रखा, जैसे भी मैं करती हूँ रेडी होने के पहले, वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। और ना ही मैंने बैग पैक किया था। बैग पैक एज इन जब हम वहाँ जाते हैं तो सब कुछ अपने कपड़े फैला देते हैं कि हाँ ये पहन के जा रहे हैं, वो पहन के जा रहे हैं। जैसे ही मुझे वेकअप कॉल आया, वेकअप कॉल क्या होता है, आपको 1 घंटे पहले आता है। सो 1 घंटे पहले आया है तो आप 45 मिनट्स कैलकुलेट करके चलो आप, बिकॉज आपको 15 मिनट्स पहले या 20 मिनट पहले नीचे रिपोर्ट करना पड़ता है होटल लॉबी में, सो दैट आपका सीनियर आपकी ब्रीफिंग ले सके, आप सभी की ब्रीफिंग दे सके कि आप फ़्लाइट के बारे में बता सकें कि आज की फ़्लाइट ये है, फ़्लाइट नंबर ये है, हमारे कैप्टन ये हैं, हम यहाँ से यहाँ की दूरी तय कर रहे हैं, वो इतने आवर्स की दूरी में है। एंड देन हमारा कुछ सेफ्टी का क्वेश्चन राउंड होता है। मतलब वो सबसे इंडिविजुअली पूछते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट पे फायर हो गया तो तुम क्या करोगे, अगर एयरक्राफ्ट पे हमारा लैंड इवैक्यूएशन हो गया तो क्या करोगे, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो क्या करोगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देन आई गॉट अ वेकअप कॉल एंड आई लिटरली गॉट अ पैनिक। मतलब अलार्म बजा और मैंने अलार्म काट के सो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मेरे दिमाग से उतर गया कि फ़्लाइट है। जब मेरा फ़ोन बजा वेकअप कॉल, मैं इतना पैनिक मोड में उठी हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि साड़ी वॉज नॉट आयन और साड़ी आयन करना है बहुत बड़ा टास्क है। एंड मैं जो 5-10 मिनट में मैंने मेकअप ऑन किया है, थैंकफुली आई डोंट टेक मच टाइम रेडी होने में, तो फटाफट मैंने अपना मेकअप ऑन किया है। एंड भाई जो मैं 40 मिनट्स में रेडी होके, आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड, वो कहते हैं ना जादू हो गया। बट मैं नीचे ब्रीफिंग में टाइम पे पहुंच गई। तो आप बहुत पैनिक हो जाते हो अगर, और कुछ लोग का होता है कि फिर भी आप ऑन टाइम नहीं कर पाते। चलो मैंने तो कर लिया, फिर भी लेट होने के बावजूद भी मैं फटाफट कर लिया, नहीं कर पाते हो तो यस, सीनियर आपके गुस्सा करते हैं कि आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। आपको पता है ऑलरेडी, आपका रेस्ट का भी अच्छा खासा टाइम दिया, क्योंकि हमें वहाँ टाइम मिलता है, हम वहाँ पे 2 डेज़ के लिए स्टे करते हैं। एंड उसके बावजूद भी आप लेट हो, दैट मीन्स यू डोंट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली। Cabin crew is all about, being very alert, taking your responsibility very carefully and very strictly, अपने SOPs को फॉलो करना। SOPs इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर कंपनी का अलग होता है कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और आपने छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान नहीं दिया, हमारे यहाँ ऑन टाइम परफॉर्मेंस को बहुत नोटिस किया जाता है। अब चाहे वो एयरक्राफ्ट का हो, चाहे वो हमारी रिपोर्टिंग का हो, टाइम बहुत मैटर करता है। तो यस, इफ़ यू डोंट रिपोर्ट ऑन टाइम देन आपको डांट पड़ती है। अच्छा ठीक है, आपने तो ये तो बताया कि अगर आप टाइम से रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी डांट पड़ती है, बट फ़र्ज़ करिए कि अगर आपने पूरा मिस ही कर दिया और आप पहुंच ही नहीं पाए, उसके भी अलग अलग रूल्स हैं। अगेन डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। तो क्या बैकअप वगैरह रखते हैं? हाँ, हमारा बैकअप होता है। आउट स्टेशन में बैकअप बहुत मुश्किल है, आउट स्टेशन में बैकअप बहुत मुश्किल है। आपका जहाँ बेस है, जैसे मेरा दिल्ली बेस है, बहुत सारे बेस है, बॉम्बे बेस है, दिल्ली बेस है, बैंगलोर बेस है, सबका अलग अलग है। अगर आपका बेस एयरलाइन है तो हम एक ड्यूटी रोस्टर होती है हमारी, जिसको कहते हैं एयरपोर्ट स्टैंड बाय। ओके, आप उसमें प्रॉपर एज अ क्रू रेडी होके जाते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, अपने प्रॉपर अपना 1 बैग 2 बैग डिपेंड होता है आप किसके लिए अलॉटेड हो, इंटरनेशनल के लिए, डोमेस्टिक के लिए अपना सामान लेके जाते हो। क्रू नहीं आया, 10 मिनट भी लेट है तो फटाफट किसी और को पुल आउट कर लेते हैं। ओके, जो टर्मिनोलॉजी है पुल आउट करना, कि किसी और को फ्लाइट में भेज देते हैं। वहाँ पे हमें वेट करना पड़ जाता है। ओके, और अगर SOP वाइज हर एक अलग अलग रूल्स हैं, मतलब एयर इंडिया में है कि मतलब अगर आप सर्टेन चीज़ें नहीं करते हो तो अलग अलग चीज़ों का लेटर ऑफ कॉशन है, लेटर ऑफ वार्निंग है, लेटर ऑफ एडवाइस है। बहुत लोग लेटर एज एन वर्बली भी एडवाइस कर देते हैं, दिस टाइम वी आर लीविंग यू एंड नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर ऑफ इट, एंड देन आपके रिकॉर्ड्स चेक होते हैं। सो एक हमारी मतलब पर्सनल रिकॉर्ड्स भी बहुत मैटर करता है कंपनी में, आपकी प्रमोशंस के लिए भी। ओके, सो आपने ये तो बताया कि अगर कोई स्टेशन पर मतलब स्टैंड बाय होता है, एक बैकअप होता है, बट इन केस आप फ्लाई कर रहे हैं और फ्लाइट के अंदर अगर किसी कैबिन क्रू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, इतनी कि वो लोग मतलब अपनी सर्विसेज नहीं दे पाते हैं, तब कैसे मैनेज होती है चीज़ें? अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हो, उसमें सिर्फ 4 क्रू जाता है। एयरबस हो गया और बोइंग 737 हो गया,
4 और 5 क्रू, डिपेंड अगेन ऑन द एयरलाइन थिंग। उसमें अगर क्रू सिक है और अगर हमारा जो सर्टेन ब्रीफिंग एरिया है, तो फ्लाइट पे जाने के पहले हमारा एक ऑफिस है जो कि एयरपोर्ट पे ही बैक ऑफिस में होता है, पहले हम वहाँ रिपोर्ट करते हैं। वहीं पे हम सबकी कंडीशन देख लेते हैं कि क्रू का क्या हिसाब किताब है, वो दिखने में कैसा लग रहा है। सो हम एनालाइज ही बहुत करते हैं हर किसी को, प्रोफाइलिंग बहुत करते हैं, चाहे वो कैबिन क्रू हो, चाहे वो कोई गेस्ट हो, कि दिखने, बिकॉज मेडिकल इमरजेंसी से हर कोई दूर रहना चाहता है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी ऐसी चीज़ है ना, ऑन बोर्ड हम ट्रेन तो ज़रूर होते हैं, बट यू नेवर नो कब किसकी जान चली जाए, बिकॉज डेथ ऑन बोर्ड भी होता है, सो अगर हमें क्रू दिख जाता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और वो नहीं जाने लायक है, तो हम क्रू को खुद बोलते हैं कि तुम सिक करो। क्योंकि सच में फ़्लाइट पे ना, अगर आप 4 ही क्रू है, 5 ही क्रू है, अगर बोइंग 777 की बात कर रहे हो आप, उसमें 15 to 16 क्रू जाता है, हम फिर भी उसमें एक्स्ट्रा हैं, हम मैनेज कर लेंगे उसमें। लेकिन देयर आर डोर्स वाइज, अगर आप 4 क्रू जा रहे हैं तो 4 दरवाजे हैं जहाज़ में, उसके लिए तो आपको क्रू एक्चुअली में फिट एंड फाइन चाहिए। कोई क्रू सिक है तो वो प्लीज़ वो सिक ही करेगा, उसको हम लेके नहीं जाएंगे, मतलब हम उसको सजेस्ट करेंगे, उससे पूछेंगे भी, फिर क्रू भी खुद भी बोल देता है, बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट सिटिंग देयर एंड लुकिंग एट द पैसेंजर, है ना, आपको उठ के बहुत सारी चीज़ें वहाँ करनी पड़ती है, एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिव रहना, और प्रेशराइज जोन में आपको सिकनेस और फील होती है, आप ऑलरेडी प्रेशराइज जोन में वहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद वो बढ़ती रहती है। सो सबका एडवाइस यही होता है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रिपोर्ट सिक करें। मतलब हमारे सर्टेन छुट्टियाँ मिलती हैं हमें, लाइक हमें PLs मिलते हैं, CLs मिलते हैं, ELs मिलते हैं, सिक लीव मिलती है। वैसे तो ऐसा कोई क्रू है नहीं, शायद न्यू जॉइनीज़ में से कभी कोई हो जाए कि नहीं मुझे फ़्लाइट पे जाना ही जाना है, बिकॉज न्यू डेस्टिनेशन है, न्यू एक्साइटमेंट है और उसके फ्रेंड्स हैं। बट जिन लोगों ने भी एक्सपीरियंस कर लिया है, जिनको थोड़ा वक्त हो गया है, वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो रिपोर्ट सिक। अच्छा, तो प्रीति एक बार ये बताइए, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जो एविएशन है, ख़ास तौर पर कैबिन क्रू, वो एक फीमेल वाली जॉब है, इसमें मेल जो लोग हैं उनको रिक्रूट नहीं किया जाता है, तो इज़ इट ट्रू? नो, इट्स नॉट दैट। एक्चुअली अगेन अपने इंडिया में आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेल कैबिन क्रू के लिए। लाइक स्पाइसजेट हायर करता है, आकाश हायर करता है, विस्तारा हायर करता था, नाउ विस्तारा इज एयर इंडिया। सो वी स्टिल हैव, एयर इंडिया हायर करता था जब हम लोग की हायरिंग थी 2018। अभी जो न्यू ज्वाइनिंग्स हुए हैं, दे हैव जस्ट कम अप विद फीमेल हायरिंग्स। सो अगेन डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन। एमिरेट्स, कतर, फ्लाइनास, फ्लाई दुबई, जितने भी ये एयरलाइंस हैं, एतिहाद, उसमें बॉयज़ फ्लाई करते हैं। अच्छा, उनके भी लेकिन सर्टेन रूल्स हैं, उनका पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन उतना ही सेम होना चाहिए, सेम एवरीथिंग। उनकी हाइट होती है, वेल मुझे हाइट का प्रॉपर पता नहीं है बॉयज़ का, बिकॉज आई एम श्योर वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती होगी, बिकॉज आई एम अ फीमेल। सो मैंने हमेशा फीमेल का ही कॉलम चेकआउट किया है, एंड ऐसा कोई फ्रेंड था नहीं कि जिसके लिए मैं वो सर्वे करूँ। सो आई एम श्योर मे बी उनकी हाइट का थोड़ा सा क्राइटेरिया होगा, बाकी येस सेम, एवरीथिंग सेम गोज़। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन, हाइट, वेट एंड प्रेजेंटिंग। ओके, सो हमें एक बार ये बताइए कि जॉब स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहा कि 365 दिन में कुछ सर्टेन आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, 1000 आवर्स। सो स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, और क्या एक पॉइंट है कि आपको जॉब कब चेंज करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप जो क्वेश्चन किया है स्टेबिलिटी में, मैं यही बोलना चाहूँगी। एक्चुअली दिस जॉब इज़ स्टेबिलिटी, आई थिंक हर जॉब में बहुत ही ज़रूरी है। स्टेबिलिटी इज़ देयर, इस जॉब की एक चीज़ है, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने में आप इस जॉब को आप तब तक कर सकते हो जब तक आप चाहते हो। बेसिकली इट इज़ ऑन द सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिकली फिट होना। इसमें हमारा मेडिकल एग्जाम्स होते हैं टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एंड देन द ऑल्टरनेट ईयर्स एज इन किसी में 3 years है, किसी में 4 years है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द एयरलाइन थिंग्स एंड द DGCA। देयर आर रूल्स, मतलब हम सबका बॉस इसमें DGCA है, उनके एक अलग रूल्स होते हैं, एंड देन उसके अंदर एयरलाइन रूल्स बनाता है, एंड देन हम दोनों को मर्ज अप करके एंड देन वी वर्क ऑन इट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड इसमें
आप जॉब तब तक कर सकते हो जब तक आप मेडिकली फिट हो, तब तक आप सुंदर दिख रहे हो, फिट एंड फाइन दिख रहे हो, एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नाइस, यू नो, क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री है, यस. सो टिल द टाइम यू मेंटेन योरसेल्फ, टिल द टाइम यू वांट टू डू योर जॉब, आपको जब स्विच करना है आप स्विच कर सकते हो. यू आर ओपन टू गो. देयर इज़ नो टाइम बाउंडेशन कि आपको इस एज तक, इस वक्त तक आपको ये जॉब करनी है. स्टेबिलिटी, आई थिंक एवरीवेयर इट इज़ ऑल अबाउट मनी, यू नो. पैसा है जो हर एक किसी को स्टेबल बनाता है, चाहे आप कहीं भी जॉब करें. तो अगर हर एक इंसान की नीड अलग होती है लाइफ में, यू नो. सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नो 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 ये ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी है, नो 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 दिस इज़ स्टेबल, नो. अगर आपकी नीड्स को, आपके जहाँ आप काम कर रहे हो, आपकी वो चीज़ फुलफिल कर रही है, देन दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी. और आप अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कर पा रहे हो, यू नो. एवरीथिंग, सबकी अलग अलग नीड होती है, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग, यू नो, विद टाइम. शुरुआत में तो सिर्फ घूमना और कपड़े खरीदना होता है ना. 10+2 को फुल ऑफ एक्साइटमेंट है ना, जगह देखनी है और एक्सप्लोर करना है और कपड़े खरीदने हैं और खाना है. टाइम के साथ समझ में आता है, यू नो, ये नई लाइफ में ये भी करना है यार, लाइफ में थोड़ा सेव भी करना है. तो दैट इज़ देयर अबाउट दिस जॉब, जो कि हाँ आप समझदार हो, एंड देन इफ़ यू कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ, देन यू विल बी एबल टू मैनेज वेरी वेल. सो अगर हम कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं तो एक बिगिनर को कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करने से बचनी चाहिए पूरी इंडस्ट्री के अंदर ही, जब आप जब करियर बनाने आप कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे ना, एज एन एविएशन की बात करती हूँ मैं, बिकॉज हर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे कि मैं उसके बिहाफ पे बोलूँ. बट अगर आप एविएशन की बात करते हो तो एविएशन जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको हर एक एयरलाइन का चिट मिलेगा जिसमें प्रॉपरली डूज एंड डोंट्स बताया गया है. तो हर एक एयरलाइन का रूल्स होता है जो आपको लिटरली फॉलो करना पड़ेगा. एज एन मतलब उसमें ये तक भी लिखा होगा ना कि आपके एक भी बेबी हेयर्स भी नहीं दिखने चाहिए. इट हैज़ टू बी दैट स्ट्रिक्टली जेल्ड अप, यू नो. सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल अबाउट डूज एंड डोंट्स, यू नो. आप जहाँ भी एयरलाइन ज्वाइन करोगे, आपको प्रॉपरली वहाँ पे सब चीज़ें, दे विल गाइड यू. अच्छा, मना करने के पहले वो आपको सिखाएंगे कि आपको चीज़ों को ऐसे करना है और ऐसे जाना है, एंड देन यू विल गो अहेड विद दैट फॉलोइंग्स. ओके. सो इससे पहले कि हम सम अप करें अपने सेशन को, आपसे हम कुछ एविएशन इंडस्ट्री के जो मिथ्स हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे. क्या मिथ्स हैं, लोगों के मन में क्या कुछ गलत चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री को लेकर? वेल, गलत चीज़ें क्या मन में है क्या नहीं है, आई डोंट थिंक सो. आई एम द राइट पर्सन टू टेल अबाउट थिंग, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ एविएशन को कोट नहीं करूँगी. आई थिंक हर एक इंडस्ट्री में बहुत सारे मिथ्स हैं, यू नो. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, like if you are in news or if you are into real estate, if you are into aviation, you know, हर किसी के pros and cons हैं, you know. When you join industry, हाँ, depends on there are people those who can bully. ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, you know, जो कि मुझे बहुत मोस्टली सुनने को आया लाइफ में कि करना ही क्या है, आपको सर्व ही तो करना है, यू नो. सो आई थिंक लोग बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं. तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ एक पढ़े लिखों की तरह बात करो, यू नो. अगर आपको जानकारी नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो प्लीज़ आप जानकारी लेके बात करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि आप वहाँ पे सिर्फ ग्लास का पानी ही तो देते हो, क्या करती हैं कॉल बेल क्रू, कैबिन क्रू, एक कॉल बेल दबाओ, यहाँ फटाक से आ जाएंगे, यू नो. सो मुझे थोड़ा ये सुन के इंडस्ट्री के बारे में बुरा लगता है अबाउट, बिकॉज मैं खुद एक कैबिन क्रू, यू नो. सो ये चीज़ थोड़ी मुझे बुरी लगी अबाउट द एविएशन. एंड कुछ चीज़ें और हैं जो कि आई वुड नॉट लाइक टू से, बिकॉज हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है. बट येस, ये चीज़ें मेरी सच में सबसे निवेदन है कि ये प्लीज़ आप इस चीज़ से बाहर आएँ. प्लीज़ नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तो आप जानिए, बिकॉज एक कैबिन क्रू सच में बहुत पढ़ाई करता है. हमारी हर साल हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, हर 6 मंथ्स पे, हर 8 मंथ्स में. इवन जो हमारे गले में लैनियार्ड में हम जो अपना आईडी लेके भी घूमते हैं ना, हम उसका भी पेपर देते हैं. हमें कोई भी चीज़ ऐसे हासिल नहीं हो गया कि हमने कंपनी ज्वाइन किया, हमारे लिए आई कार्ड रेडी है, हमारे लिए यूनिफॉर्म रेडी है, हमारे लिए हर चीज़ रेडी है. नो, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट लाइक दैट. एक कैबिन क्रू बहुत अच्छा खासा ट्रेनिंग से जाता है और वो हर एक चीज़ का एग्ज़ाम देता है. और अगर वो एग्ज़ाम में नहीं पास होता है तो कुछ एयरलाइंस 1 बार चांस देती है, 2 बार चांस देती है, एंड देन यू आर आउट ऑल्सो.
ओके, ये भी सीन हो। यानी आपको हर एक लेवल पर खुद को प्रूव करते रहे। यस, और काफ़ी कुछ है वहाँ पे प्रूव करने के लिए। सबसे ज़्यादा जिसमें लोगों को लगता है सर्विस में बहुत लोग बहुत हेजिटेंट होते हैं जब जिन लोगों ने किया ना हो तो होल्डिंग द साल्वर और ट्रे बहुत अजीब लगता है। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ आज बहुत कॉन्फिडेंट बोल रही हूँ बिकॉज शायद मुझे अपने जॉब से बहुत अटैचमेंट रहा है। मैं कैबिन क्रू बनना चाहती थी और मैं बनी भी। आई एम वेरी लकी that I got this chance, trust me, and shayad this is the reason I'm very confident about to talk about it. So this is the myth which I feel it is नहीं, ऐसा नहीं है यार, हम वहाँ सिर्फ सर्विस के लिए नहीं जाते हैं। ट्रस्ट मी, हमारे दिमाग में क्या क्या होता है ना उस वक्त, हम क्या क्या नोटिस कर रहे होते हैं, क्या क्या प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं, ये सिर्फ एक कैबिन क्रू जानता है और कोई नहीं जानेगा। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के सामने एक पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, मिथ्स क्या हैं और साथ ही करियर कैसे बनाना। तो प्रीति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी बातें इतने आराम से आपने हमारी ऑडियंस को बता दी। थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी एंड आई होप ये मैसेज बहुत अच्छा डिलीवर हो पाए आज की जनरेशन के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम का एंड कमिंग इन सिटिंग हियर। थैंक यू सो मच। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।